अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद गुरफत। आप देख रहे हैं दी CSP पर्सपेक्टिव। डिसीशन मेकिंग एक अमल नहीं बल्कि एक आर्ट है। और हम फैसला पहले कर लेते हैं और सोचते बाद में हैं। फिर हम उस फैसले को साबित करने में दलीलों का सहारा लेते हैं। तो हम आज इस व्लॉग में डिसीशंस मेकिंग पे बात करेंगे, हाउ टू मेक अ गुड डिसीशन। हम जिस इरा से गुज़र रहे हैं, हम ओवरवेलम्ड हैं, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। और ये जो है इंफॉर्मेशन ओवरलोड हर वक्त हम पे हमला आवर होता है। सुबह उठते ही हमारा पहला जो फैसला हमारा होता है वो अपना नहीं होता, वो एल्गोरिथम डिसाइड करता है। और उसको हम शायद डोपामाइन ट्रैप भी कह सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और इस बात पे हम बात करते हैं कि डिसीशंस मेकिंग में हमें किन किन गलतियों का सामना है और हमें क्या क्या करना चाहिए। सोचा कैसे जाए, फैसला कैसे लिया जाए। असल में मैं चाहता हूँ कि हम इमोशनली नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअली सोचें। A story of Panchtara I would discuss in this regard. Dr. Vikas often tell us about the story when he delivers his lectures during classes. वो कहता है कि पंचतारा जो है ना, वो एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ है, कहानियों का मजमूआ है। तो वो कलेक्शन ऑफ स्टोरीज जो है ना, असल में है विष्णु शर्मा की। कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं जो हमें ज़िंदगी के बारे में लेसन्स देती है, सीख देती है। जिस कहानी का जिक्र मैं अब आपको करता हूँ उसका नाम असल में उस दौर में था पंडित की बकरी। बहरहाल यहाँ पे मैं उसको किसी और तरीके से बयान करूँगा कि एक पंडित बछड़ा लेके परचेस करके जा रहे थे और 3 से 4 जो है ना वो ठग सोचते हैं कि क्यों ना इस बछड़ा जो लेके जा रहा है पंडित, उसको हथियाया जाए। वो ठग बड़े चालाक होते हैं, तो वो बारी बारी से एक एक करके आते हैं। पहला एक जो ठग आते हैं उनके पास शख्स, तो कहते हैं कि पंडित जी बकरी कहाँ ले जा रहे हो, इतनी अच्छी प्यारी बकरी है। तो पंडित बोलता है, अरे भैया ये तो बछड़ा है। तो बोलता चाहिए अच्छा। फिर वो बछड़े को देख के बोलते हैं बकरी को बछड़ा बोल रहा है। खैर वो फिर आगे निकल जाता है, ये उसका काम यहाँ पे ख़त्म। फिर दूसरा जो ठग है उसका ही साथी होता है, वो आते हैं, वो कहते हैं अरे पंडित जी इतनी मोटी सी ताज़ी सी बकरी कहाँ से ले आए हो। तो वो कहता है कि ये तो बछड़ा है भाई। अच्छा जी। फिर वो भी आगे निकल जाता है। इस तरह से करते कि तीसरा उसका साथी भी आगे ऐसी किस्म के रिमार्क्स पास करके चले जाते हैं। उसके बाद फिर उसका जो मास्टरमाइंड होता है वो आ जाते हैं। मास्टरमाइंड आते हैं, वो अपने हाथ में पैसे लेके गिनते हुए, और वो पंडित साहब को बोलते हैं अरे पंडित जी मुझे ऐसी ही बकरी चाहिए थी जो आप लेके जा रहे हो। तो पंडित कहते हैं कि ये तो बछड़ा है। फिर खुद अपने आप से बातें करना शुरू कर देते हैं। तो वो बोलते हैं अरे यार लगता है मुझसे कोई गलती हो गई है, और फिर मुझे लगता है कि अब क्या किया जाए। अब इसको बकरी चाहिए, ऐसी ही चाहिए। तो वो पूछता है कि आपको कितने में चाहिए। वो तो बकरी तो 20 में ही मिल जाती है, तो आपने कितने के लिए ये अच्छी सी इतनी ज़्यादा मोटी सी बकरी। बोलता है कि मैंने तो 100 की ली। बोला 100 की तो नहीं, 20 की मिलती है। तो पंडित सोचता है क्यों ना फिर मैं अपना 80 का नुकसान करूं और इससे बार्गेनिंग करके, फिर वो 40 में ही वो बछड़े को बेच के आगे निकल जाता है। तो इस तरह से पंडित को वो उसका जो है जो हकीकत होती है उसको भी चेंज करने में कामयाब हो जाते हैं लोग। तो इस तरह से जो इनपुट्स आते हैं हमारी ज़िंदगी में वो बड़े मैटर करते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो इनपुट यूज़फुल हों। अक्सर हम फ्यूटाइल जो है ना इनपुट्स का सामना करना पड़ता है। अगर आप समझदार नहीं हैं तो इस बात का मतलब कि मतलब कि ख़तरा है काफ़ी। मतलब खतरा ये है कि कोई ना कोई आपको कभी ना कभी आके आपके डिसीजंस मेकिंग में या आपको नुकसान पहुंचा सकता है।
तो हम जिस दौर में से गुज़र रहे हैं, देखें अब आपको एक व्हाट्सएप पूरी एक यूनिवर्सिटी है, एआई नॉलेज हर जगह मौजूद है। उसके अलावा आप देखें सोशल मीडिया की भरमार लगी हुई है, तो हर जगह से आपको कहीं ना किसी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, नॉलेज आ रही है आपके पास। वो ऑथेंटिक है या नहीं है, असल में क्या है, जो नई जनरेशन है सिर्फ वो नहीं बल्कि हर एक बंदा इस दौर में वो एडिक्ट हो चुका है मोबाइल के इस्तेमाल का भी। तो हम क्या करते हैं, हमारे हाथ में जब भी कोई मोबाइल ना हो तो हम बेचैनी महसूस करते हैं, और मोबाइल जैसे हाथ में आते कोई ना कोई शॉर्ट है, कोई रील है, हम मुसलसल उसको देखते रहते हैं। फिर जब इतनी कदर कि हम थक भी जाते हैं तो उसको ड्रॉप कर देते हैं कि हम थक गए। थोड़ी देर के बाद हमें याद आता है कि अरे हम थके हुए हैं, क्यों ना मोबाइल को दोबारा उठा के इस्तेमाल करें। तो इस तरह से हम उसकी एडिक्शन में हो चुके हैं, क्योंकि डोपामाइन रिलीज़ होता है और फ़ोन देखने से फिर हमें एडिक्शन भी बढ़ती रहती है। और आपको पता है कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ कोई ना कोई मैसेज आपको कन्वे किया जा रहा होता है। तो इससे आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन हो जाती है, इतनी ज़्यादा बल्कि फ्लडेड इन्फॉर्मेशन होती है, आप कोई डिसीजन खुद से कर नहीं पा रहे होते हो, तो ओवरवेलम्ड फील करना शुरू कर देते हैं। अब देखें कि हमारे पास इतनी आसानियां हैं, किसी दौर में अगर कोई नॉलेज चाहिए होती है, इंफॉर्मेशन चाहिए होती, तो हम तज्ज़िया भी पढ़ने के लिए भी अखबार का सहारा लेते हैं। अखबार वाज दी ओनली सोर्स, और अखबार वही पढ़ सकता था जो लिटरेट होता था। आजकल आपको पता है कि वीडियो ऑडियो आ रही है इजीली, आप पहले लिटरेट ना भी हैं तो आप उसको शॉर्ट के थ्रू या रील देखते हुए, भले आप लिटरेट ना हो, पढ़े लिखे ना हो, फिर भी आप चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है, सुन सकते हैं। इस तरह से अब इस चीज़ को हम कितना कितना रोक सकते हैं, रोक नहीं सकते। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो इर्द गिर्द हमारी सोसाइटी में ऐसे भी ग्रुप हैं, ऐसे ग्रुप मौजूद हैं जो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए और लोगों की जो इन्फॉर्मेशन मेकिंग है उनमें अपना असर और रसूख को बढ़ाने के लिए थे कि सपोज बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, अगर 10,000 बंदों को कोई एम्प्लॉय कर दे, एक इन्फ्लुएंशियल ग्रुप, ठीक है, और ठीक ठाक अगर वो अफोर्डेबल भी है, अगर वो कह दे कि आप 500 मैसेज डेली करते हैं और हर मैसेज पे हमको 2 रुपये देंगे, तो इस तरह से वो, आपको पता है कि अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वो अपनी लाइंस पे हमें मजबूर कर सकते हैं कि हम उनके ही मुताबिक उनकी इन्फॉर्मेशन की दिए हुए के बुनियाद पर हमने फैसले कर रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि मैं आपको एक छोटी सी और एग्जांपल देता हूँ। इस पंडित की बकरी के अलावा एक युद्ध होती है, एक वॉर लगती है महाभारत में एक युद्ध के बारे में जिक्र है कि दो फौजें आपस में लड़ रही होती हैं, और एक फ़ौज का जो गुरु होता है वो बड़ा ताकतवर और बल्कि उसकी विजडम भी बहुत ज़्यादा होती है, और उसको हराने के लिए फिर वो पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली एक उनके साथ गेम खेली जाती है। और वहाँ उस पूरी जो वॉर के दरमियान एक मोस्ट एथेंटिक पर्सन होता है, वो कभी झूठ भी नहीं बोलता। तो उस जो गुरु के पास उसे भेजा जाता है कि आप जाके मिस इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करें, तो ताकि हम उसको हरा सकें किसी तरीके से। तो इस तरह से वो नहीं मानता है, फिर भी क्या करते हैं कि उसको किसी तरीके से कहते हैं कि आप जस्ट जाके ये सेंटेंस सिर्फ बोल दें कि आप अश्वत्थामा जो है ना, अश्वत्थामा जो है ना, उस गुरु का बेटा होता है और एक हाथी का भी नाम होता है, तो हाथी मारा जाता है। तो वो गुरु जो होता है उनका जो बेटा है उसका भी नाम अश्वत्थामा होता है। अब वो जो ऑथेंटिक पर्सन होता है उसको भेजा जाता है, और वो गुरु उसको बुला के पूछता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि क्या अश्वत्थामा मारा गया है। तो वो जो जो बहुत ऑथेंटिक बंदा है वो कहता है कि झूठ तो नहीं बोलना चाह रहा होता, वो कहता है कि जी अश्वत्थामा मारा गया है। वो मतलब कि आदमी था या जानवर था, इतना कहता ही है, जो सेकंड पार्ट है। उसी दौरान वो एक अजीब किस्म का जो है ना, वो अपना साउंड ऑफ जो है ना, कॉन्च, शनक जो इस्तेमाल करते हैं बड़ी सी आवाज़ रिलीज़ करने के लिए, उसके दौरान उसको वो सुनने में नहीं आता सेकंड पार्ट। तो इस तरह से जो उसको एरर होती है सुनने में, तो वो बड़ा डिप्रेस फील करता है कि अश्वत्थामा तो मारा गया, और हमें लगा कि मेरा बेटा मारा गया। तो वो जो है ना पुट डाउन हो जाता है, गिर जाता है, और उसके बाद उस पर वो हावी होके उसको फिर मार देते हैं।
और इस तरह से मतलब कि वो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से ही डिप्रेशन में जाने के बाद उसको ये समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। और जबकि वो उस दौर का मोस्ट मतलब कि वाइस पर्सन होता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि मिस इन्फॉर्मेशन देने वाले जो है ना वो बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं। तो एक आदमी क्या कर सकता है इस सिलसिले में। और इसलिए जो मुझे लगता है कि क्या होना चाहिए इस मसले पे, क्या होना चाहिए, तो मैं तो समझता हूँ कि अब मैं सबसे पहले किसी भी चीज़ को मतलब एक्सेप्ट करने के लिए, या हम देखते हैं कि यार ये सच्चा है, तो हमें उसको वेरीफाई करना चाहिए। और अनटिल कि अनलेस हम उसको वेरीफाई करते हैं तो उसके बाद ही फिर हम समझ सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी जा रही है कौन दे रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। असल में क्या है, फैसला करना तो हर दौर में मुश्किल रहा है। जब आज से 20 साल पहले भी डिसीशंस मेकिंग एक बड़ा मतलब कि बहुत मुश्किल मरला हुआ करता था। लेकिन इस दौर में जब इंफॉर्मेशन हर जगह पे इंफॉर्मेशन है, हर जगह पे फ्लडेड इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, रादर मिस इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो फैसला करना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स उठानी पड़ेंगी। और प्रिकॉशनरी मेजर्स हम डिस्कस करते हैं कि क्या होनी चाहिए। तो आइए इस सिलसिले में हम कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स देखते हैं। हाँ, गलतियाँ तो मेरे ख्याल से हम चाहे प्रिकॉशंस ले भी लें तो भी गलतियाँ तो होंगी, इंसान में गलतियाँ होती रहती हैं, लेकिन गलतियाँ कम हो जाएंगी इससे। सही फैसले ज़्यादा होंगे अगर हम प्रिकॉशनरी मेजर्स को अडॉप्ट करेंगे। तो एक फ़िलासफ़र है पाउल सैटरे जो है ना वो ही इज़ वेरी फेमस। तो एक्चुअली ही इज़ फ्रेंच फ़िलासफ़र। तो उसकी जो फ़िलासफ़ी का जो एसेंस है वो एग्जिस्टेंशलिज्म पे है। वो कहते हैं कि अपने एसेंस, उसका एसेंस ये कहता है कि हम अपनी ज़िंदगी की कहानी हम खुद लिखते हैं। और किस सूरत हाल में सिचुएशन, जो भी सिचुएशन हमें फ्यूचर में फेस करनी है, वो हमारे मौजूदा जो डिसीशंस हैं उसी पे बेस करती है। आप आइए हम समझते हैं कि अब हमें किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। जब भी फैसला करें तो सबसे पहले आप यकीन कर लें कि क्या आप न्यूट्रल हैं। जब आप फैसला कर रहे हैं तो आप ये सोचें कि क्या आप बायस्ड तो नहीं, आप न्यूट्रल हैं। उसके अलावा फिर क्या आप इम्पार्शल भी हैं या नहीं हैं। अगर आप न्यूट्रल हैं, फिर आप फील करते हैं कि मैं इम्पार्शल भी हूँ। असल में आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जो जिसके बीच में अगर दो बंदों के बीच में कोई फ़ाइट हो गई है या मुझे कोई फ़ैसला करना है, तो ना मैं राइट के साइड पे हूँ, ना मैं लेफ़्ट के साइड पे हूँ। इम्पार्शलिटी बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, तो एक्चुअली आई एम सेइंग दिस बिफोर गेटिंग इनटू द प्रोसेस ऑफ डिसीजन। जब डिसीशंस का प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो हमें पहले ही बिल्कुल प्रिकॉशनर मेजर्स उठाते हुए न्यूट्रल होना पड़ेगा। बाद में जो होगा वो तो देखा जाएगा, और तभी देखा जाएगा। जैसा कि हमारा जो समाज है, जो भी हमारी सोसाइटी है, मोस्टली हम ऑब्ज़र्व करते हैं, क्या करते हैं कि जैसे हमारे सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, जैसे हमारे सियासी और समाजी प्रॉब्लम्स मतलब कि हर जगह पे सराउंडेड हैं, मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे आजकल हम देख रहे हैं कि वॉर की वजह से, एनर्जी क्राइसिस की वजह से ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात की गई है। और ऑस्टेरिटी मेजर्स हम देख रहे हैं हर जगह पे, गवर्नमेंट लेवल पे भी, और हमें भी उस पर नाफिज अमल करवाया जा रहा है, आम बंदे को भी। तो हम किसी भी गवर्नमेंट के स्टेप को, या सपोज़ कोई भी, जैसे कि कभी हिजाब की बात की जाती है, कभी पॉपुलेशन रिफॉर्म्स की बात की जाती है, कभी एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात की जाती है, तो और चाइल्ड लेबर की बात की जाती है। तो ये सारी जो मतलब इसमें लेजिस्लेशन वगैरह होती है, कानून साजी होती है, और हाई लेवल पे फैसले होते हैं। उसके अलावा हम उसका डायरेक्ट तो इनडायरेक्टली हम पे असर आके पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए ही वो डिसीशंस होती हैं। तो मैं यहाँ पे एक बात करूँगा, क्योंकि मैं इसमें हम मौजूदा जो है ना सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो डिसीशंस मेकिंग होती है ओवरऑल एट द हेलम ऑफ अफेयर्स, उसका भी फ़र्क बड़ा पड़ता है। असल में क्या हमारी सोसाइटी में क्या होता है, हम पहले फैसले कर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं, मोस्टली ऐसे ही होता है।
तो जैसे कि हमारे ये चीज़ सिर्फ हमें मतलब कि ग्रॉस ग्रॉस रूप पे नहीं है, बल्कि हमारे जो एलीट है, हमारे जो पॉलिटिशियंस है, उनकी भी यही हैबिट रही है। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला ये होता है कि फैसले तो हो चुके, सोचना बाद में है, सोच विचार हम बाद में करते हैं। E.H. कार जो है वो एक स्कॉलर हैं, उनकी हिस्ट्री पे बड़ी ग्रिप है और हिस्ट्री पे उसने बुक भी लिखा है कि व्हाट इज़ हिस्ट्री। असल में मैं उनका इसलिए रेफरेंस दे रहा हूँ कि उन्होंने ये लिखा है कि हिस्टोरियन, इवन हिस्टोरियन जो हिस्ट्री लिख रहे होते हैं, तारीखदान, तो वो कहते हैं कि अल्टीमेटली व्हाट इज़ सिटिंग इन द माइंड ऑफ द हिस्टोरियन, जो उनके दिमाग में होता है, ही प्रूव्स ओनली दैट, वो उससे उनका फैक्ट से, फिगर से, मतलब कि ट्रुथ से कोई वास्ता नहीं। उनके जो वट एवर ही इज़ थिंकिंग, वो अकॉर्डिंगली अपनी हिस्ट्री में वही चीज़ें मेंशन करते हैं। मतलब कि तारीखदान के दिमाग में जो बैठा हुआ है वो साबित वही कर देता है। इसीलिए अगर हम सपोज़ देखें कि मार्क्सिस्ट हैं, मार्क्सिस्ट तारीखदान जो है वो अगर तारीख लिख रहे हैं तो वो उसी लाइन्स पे लिखेंगे जो दूसरे मार्क्सिस्ट ने उनको जो है ट्रेंड को छोड़ के गए हुए हैं। सिमिलरली अगर नेशनलिस्ट है तो नेशनलिस्ट अपनी ही नेशनलिस्ट की लाइन्स को जो है ना ट्रो करता रहेगा। तो ये एक दूसरे को ही मतलब कि उसको सपोर्ट करते रहेंगे, चाहे रिगार्डलेस ऑफ ट्रुथ। अगर हम ऐसे माइंडसेट के साथ चलें, मिसाल के तौर पे हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जो पढ़ाने वाले हमारे असातिज़ा हैं, अगर वो भी ग्रुप में बटे हुए हों और सर्टेन माइंडसेट को फॉलो करते हों, तो आपको पता है कि अगर कोई एक टीचर वो मार्क्सिस्ट है, दूसरा जो है नेशनलिस्ट है, तो वो न्यूट्रल तो हो नहीं सकता। तो अब एक यूनिवर्सिटी लेवल पे आपके जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो उनके जो वहाँ पे जो नर्चरिंग होती है, तो वो तो हमारे टीचर ऑलरेडी जो उनका सर्टेन माइंडसेट है, तो वो न्यूट्रल होंगे नहीं। तो उनकी जो हमें टीचिंग है वो डेफिनेटली बड़ा इन्फ्लुएंस छोड़ती है बच्चों के ओवरऑल डिसीजंस मेकिंग पे। अच्छा, उसके पास इतना आइडियोलॉजिकल मतलब करेज नहीं होता हमारे टीचर्स के पास कि अगर सपोज़ करें कि कोई दूसरा अपनी जो है ना उसमें डिसएग्री करता है उनसे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके वेंटेजेस से, तो उसको बर्दाश्त नहीं करते। ये करेज क्यों नहीं है? अंदाज़ा लगाएं कि जब यूनिवर्सिटी का ये हाल है तो हमारे जो सोसाइटी के आम बंदे हैं, वो जो लोग हैं, उनका क्या हाल होता होगा, वो किस तरह से सोचते होंगे, वो उनकी फिर जो सोच वो कैसे कंस्ट्रक्टिव होगी। यूनिवर्सिटी का काम ही समाज को सही मतलब कि राइट डायरेक्शन देना होता है। पहले कोशिश कीजिए कि न्यूट्रल रहिए और सुनिए, ठीक है, इशू को समझिए, और पहले आप ये फ़ैसला ना कर दें फ़ैसला कि मैंने आपको जो फ़ैसला करना है कि आपने सोच लिया मुझे यही फ़ैसला करना है। तो जो और यूटिलिटी जब होती है ना, वो रियल सिचुएशन में ही आती है, और उसे कहते हैं हम इम्पार्शलिटी। और ख़्याल रखना कि इम्पार्शल रहने के भी दो रास्ते होते हैं। एक तो इम्पार्शलिटी का मकसद ये है कि मैं समझो एक्स और वाई के दरमियान कोई मतलब झगड़ा हो गया है, मैं ना एक्स की तरफ हूँ ना मैं वाई की तरफ, जैसे मैंने पहले कहा। तो इस सिलसिले में अगर आपको मैं छोटी सी मिसाल दूँ, मिसाल दो बच्चों के आपस में झगड़ा हो गया, छोटे बच्चों का। अक्सर हम देखते हैं कि मम्मी आई और मम्मी ने देखा कि मेरा वो ये नहीं देखेंगी मम्मी के मेरे बेटे का कसूर है या नहीं है। तो वो डेफिनेटली ये जो है ना अनकंडीशनल जो लव है ना, दैट हैज़ बीन प्रूव्ड बाय मैनी पीपल, तो वो कहेंगे कि मेरा बेटा ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें मेजॉरिटी मोस्ट ऑफनली के जो फादर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो थोड़ा इम्पार्शल रहें इस सिलसिले में। तो ये फ़र्क होता है ओवरऑल। देखिए ना, हम जैसे अब आगे बढ़ते हैं अपनी प्रिकॉशंस की तरफ, और भी जब हम शुरुआती प्रोसेस को, जैसे इनिशियल स्टेजेस होते हैं डिसीशंस मेकिंग के, तो उसमें हमें क्या करता है कि हम जब जजमेंट मतलब फैसले की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें जो इनिशियल प्रोसेस होता है ना, उस पर तवज्जो देनी चाहिए एज ए प्रिकॉशन।
तो सेकंड वो स्टेप है, इसके बाद जो वो आप जैसे कि आपको कोई इनपुट मिलती है, इनपुट मतलब कलेक्शन आती है, जिसकी बेसिस पे ही आप जजमेंट देते हैं या फैसला करते हैं। तो उस इनपुट के बारे में भी आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि वो जो इनपुट है ईदर दैट इज़ एडिक्वेट, काफ़ी है। उसके अलावा फिर आपको देखना पड़ेगा कि जो इनपुट हमें जिससे मिल रही है, जो इन्फॉर्मेशन लेके आया है, वो मुझे ही क्यों बताने आया है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उनका क्या फ़ायदा है, उनका क्या मतलब इसके पीछे क्या पर्पस हो सकता है। और इनपुट में के साथ साथ मैंने थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा नेचुरल जस्टिस के बारे में। असल में नेचुरल जस्टिस जो है ना, वो ये इनिशिएट करता है, ये हमें बताता है कि एवरीबडी हैज़ राइट टू एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। कि मतलब अगर कोई बंदा है, मतलब कि कानून के सामने भी, इन फ्रंट ऑफ लॉ भी, कि अगर किसी बंदे को सुना नहीं गया है, मौका नहीं दिया गया है, कि विदाउट बीइंग हर्ड नो बडी कैन बी पनिश्ड, कि अब उनको बाकायदा नेचुरल जस्टिस के तहत उनको मौका दिया जाता है कि आप अपनी ही मतलब कि सफाई में कहें। तो इस तरह से, और इसमें क्रॉस एग्जामिनेशंस भी आ जाती हैं। तो समझे कि ये नेचुरल जस्टिस का जो लॉ है, ओवरऑल अगर कानून हमें ये देता है, तो हमें भी ओवरऑल इंडिविजुअली भी इस पर अमल करना चाहिए। कि हमें बिल्कुल ये पता होना चाहिए कि क्या जिस बारे में ये बात की जा रही, जिसके बारे में बात की जा रही है, हमें उनको सुने बगैर और उसको हम गलत समझना शुरू हो जाए, वो भी गलत है। जब कभी कोई भी मतलब मैटर जो है ना, वो जैसे कि आपको सामने आता है, तो वो देखेंगे क्या कन्विंसिंग है, ये भी है प्रिकॉशनरी तौर पे। तो सपोज़ करें कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पे आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपकी सोसाइटी, हर एक बंदा उसी तरफ है, उस साइड की तरफ है कि ये मैटर बिल्कुल ठीक है, जबकि आप खुद ये सोच रहे हैं कि ये जो हो सकता है कि जो ये सारे के सारे एक तरफ हैं और ये सब कह रहे हैं कि ये ठीक है, पर मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं। तो आप डटे रहिए अगर आप समझते हैं कि आप सच पे हैं। असल में क्या है ना, जब भी कोई मैटर हमारे सामने आता है और हमें फैसला करना होता है, तो हमें एक साइड को नहीं बल्कि हम दोनों साइड को हमें देखना चाहिए। जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन आती है और हमें उसके, अब एज ए प्रिकॉशंस में बार बार डिफरेंट चीज़ें बता रहा हूँ, तो ये भी वन ऑफ द एलिमेंट्स हैं कि उसके पीछे जो हमें इंफॉर्मेशन आई है हमारे सामने, कि उसकी पीछे इंटेंशन क्या है, नीयत क्या है, जो बता रहा उसकी नीयत क्या है, कि भाई किसी ने आपको ही क्यों बताया आके। तो मेरे ख्याल से ये व्लॉग कुछ बड़ा हो गया है, तो इंशाल्लाह हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम बहुत जल्द करेंगे। तो अभी तक जो आप सभी डिस्कशन हुई है इस बारे में, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।